DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा जो हो रही हैं उसमें हिंदी सब्जेक्ट का आपका प्री बोर्ड का फर्स्ट जो पेपर है सेट नंबर ए, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर और 23 तक के अथवा तक के क्वेश्चनों के आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को आपको वार्षिक की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट मानना है, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि आपके वार्षिक एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, है ना। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको अन्य सब्जेक्ट के आंसर्स भी चाहिए, आपको इस पेपर के साथ साथ एकदम आदर्श आंसर्स भी दिखाए जाएंगे। देखिए आपको एक बार हम आदर्श आंसर दिखा देते हैं किस प्रकार से आपके लिखे गए हैं। देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से ये आदर्श आंसर्स लिखे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के आदर्श आंसर आपको देख सकते हैं। पूरी PDF आपको दिखाई जाएगी, है ना। एकदम अच्छे बहुत ही डिटेल तरीके से आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। और चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है ना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कपड़े पहनाती है ना। तो इन सभी के आंसर आपको हम इसी वीडियो के सॉल्यूशन के साथ ही साथ हम बताते भी चलते हैं और साथ ही साथ आपको आदर्श आंसर शीट भी दिखाते चलते हैं। तो चलिए पहले हम इन क्वेश्चनों के आंसर आपको बता देते हैं कौन से का क्या है। देखिए आपको आंसर्स एकदम अच्छे तरीके से यदि देखना है तो आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए पहला कपड़े पहनती है, दूसरा है वीर रस, तीसरा महादेवी वर्मा, है ना, और चौथा है प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, है ना, केशव, प्रथम वीर और संवाद। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। आपको एक बार फिर भी वहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस प्रकार से कौन का क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो इसमें वीरस है ना। भक्तिन पाठ की रचनाकार कौन है। तो भक्तिन पाठ की रचनाकार महादेवी वर्मा है। इसमें आपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं देख अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखता, इसका क्या अर्थ है ना। तो प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ये इसका सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और पांचवें का मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, है ना। तो हिंदी अनुवाद किसने किया आपका केशव प्रथम वीर ने, है ना। इसका ये केशव प्रथम वीर हो जाएगा। रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है ना। तो इसका आपका संवाद हो जाएगा। इस प्रकार से आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के आंसर देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से। आपको जैसा कि इस आंसर शीट में हमने डिज़ाइन करके बिल्कुल फॉर्मेट बनाया हुआ है, आपको ऐसे ही आपको अपना फॉर्मेट रखना है ना। इस प्रकार देखिए कितने बहुत ही सही विकल्प, पहले प्रश्न क्रमांक पहले के में सही विकल्प हैं तो सही विकल्प ऐसे लिखना है, और उनके प्रत्येक के आंसर देखिए कितने अच्छे तरीके से, पहले का ये, दूसरे का ये, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखिए कितने प्यारे तरीके से डिज़ाइन किया है। इसी प्रकार से आपको भी अपने पेपर में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे तो अच्छे नंबर दिए जाएंगे। ठीक। रिक्त स्थानों में पहला में देखिए गीला भरना था, दूसरे में भरना था आपको वाणिज्य छंद, तीसरे में कहानी, चौथे में निपात, और पांचवें में माँ धूप में कंडे थाप रही थी, है ना, और लास्ट में चीन हो जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं कि क्या क्वेश्चन है इसके। ये देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, लीपा हुआ चौका अभी खालिस्तान पड़ा है, तो गीला पड़ा है। पहले में क्या है, गीला। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक। पहलवान की ढोल पाठ की विधा है, तो कैसी विधा है ये आपका आंसर आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये आपकी विधा है, देख सकती है, ये कहानी है ना। ठीक। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें ये कहानी हो जाएगा।
हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी, जो भी शब्द है ये क्या है, निपात शब्द है। भी शब्द क्या होता है, निपात शब्द। जो शब्द किसी वाक्य या पद पर जोर डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको निपात शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो शब्द है वो निपात शब्द दिया गया है। लेखक आनंद यादव की माँ धूप में खालिस्तान थाप रही थी। तो धूप में क्या थाप रही थी, कंडे। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मुद्रण की शुरुआत खालिस्तान में हुई, तो चीन में हुई। ठीक, आगे चलते हैं। आपके सत्य असत्य क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सत्य असत्य के देखिए आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्मेट बनाना था। देखिए, इसी प्रकार के यदि आप फॉर्मेट बनाते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिए जाएंगे। देखिए फॉर्मेट कितने प्यारे तरीके से बनाए हैं। इसके 3 शुरुआत वाले 3 क्वेश्चन सही हैं और लास्ट वाले 3 क्वेश्चन कैसे हैं, गलत हैं, असत्य हैं। ठीक, तो आपको इसलिए हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन के आंसर भी बताने हैं, अथवा तक के क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। इसलिए आपको ये जो टाइम है ना, टाइम बहुत लग जाएगा इसको बताने में। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए हम शॉर्ट तरीके से बताते जा रहे हैं। पहला राइट है, दूसरा राइट है, तीसरा राइट है, चौथा, पांचवा और छठवां ये तीनों कैसे हैं, गलत हैं, असत्य हो जाएंगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ियों को मिलान कीजिए। सही जोड़ियों को मिलान करना है आपको। तो इसमें तो सही जोड़ियाँ आपके सामने सामने लिख दी हैं हमने, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर इसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वहाँ से भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर। तो वहाँ पर आपको जो ग्रुप मिलेगा उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, श्रृंगार काल, रीतिकाल, है ना। बादल राग, तो ये निराला जी है। बड़ों के बोलने का समय, बोलने में लगा समय, तो ये मात्राएं कहलाती हैं। नेहर, ये नेहर क्या कहलाता है, मायका कहलाता है। ठीक, भाव विस्तार, तो ये पल्लवन कहलाता है। भाव विस्तार को ही पल्लवन कहते हैं। इस प्रकार से आगे है, सबसे ऊंचा चबूतरा, तो बड़ा बौद्ध है स्पूत, ये इसका हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो यहाँ पर सामने सामने केवल सही सही लिखे हुए हैं। जो आपकी जोड़ियाँ दी गई हैं उसमें तो अलग अलग दी गई हैं, है ना। तो आपको उनसे मिला देना है, जो सही सही हैं उनसे मिला देना है। 5वें क्वेश्चन को देखिए। 5वें क्वेश्चन में एक शब्द में उत्तर, तो एक शब्द में उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ऐसे लिखने थे। चलिए हम आपको पहले क्वेश्चन बताते हैं कि क्या क्वेश्चन था। 5वें क्वेश्चन में दूरदर्शन वाले कैमरों के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो जो मीडिया वाले होते हैं, है ना, तो क्यों पूछते हैं वो यहाँ देखिए। कभी कहता है कि मीडिया वाले अपाहिजों का मानसिक शोषण करते हैं। वे पहले अपाहिजों से ऐसे प्रश्न करेंगे जो उन्हें रोने को मजबूर कर दें। फिर उनकी रोती हुई आंखों को कैमरे पर बड़ी करके दिखाएंगे। ये मीडिया वालों की खास आदत होती है, बहुत बुरी आदत। ठीक, दूसरी बार में क्या बनना है देखिए। विस्तृत कलेवर वाला काव्य कहलाता है, ऐसा क्वेश्चन आपका दिया है ये 5वां। ये देखिए, विस्तृत कलेवर वाला काव्य कहलाता है, तो ये महाकाव्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, है ना। तो शेर के बच्चे का असल नाम आपके देख सकते हैं। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह, है ना। चांद सिंह शेर के बच्चे का असल नाम था। अगला देखिए 5वें का ही, अनासक्त का अर्थ क्या है। अनासक्त का अर्थ और तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है ना। इन सभी क्वेश्चनों के डेडलाइन किसे कहते हैं, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको दिखा देंगे। 5वें के पूरे क्वेश्चनों के आप आंसर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप
इसको इसका PDF फॉर्मेट को बता ही दिया मैंने कहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक, छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता, या फिर इसका तो है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो छठवां देखिए, दोनों ही आंसर इसमें लिखी हुई है, अथवा का भी और वो का भी। तो पहला देखिए छठवां, कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है, वह बनावटी और झूठा है। अथवा वाला ये है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए अर्थात वातावरण में संगीत का निर्माण करने का प्रयास करना है, इसका ये अर्थ है ना। सातवें क्वेश्चन को देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या दिया है। तो सातवां क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, ये रहा। सातवां क्वेश्चन में ये पूछा गया है, नई कविता के दो कवि एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए, या फिर अथवा में दिया है प्रगतिवाद के दो कवियों और उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक, तो सातवां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये रहा। सातवां क्वेश्चन में भवानी प्रसाद मिश्र, तो इनका सन्नाटा और गीत फरोश, ये इनकी दो रचनाएं हैं, है ना। एक की जगह दो दो रचनाएं हमने लिख दी हैं। और शमशेर बहादुर सिंह की दो देखिए रचनाएं हैं, इतने पास अपने है ना, बात बोलेगी हम नहीं, ये वाली दो रचनाएं हो जाएंगी। अथवा वाला क्वेश्चन जो प्रयोगवादी कवि है उनकी रचना है, तो देखिए सुमित्रानंदन पंत युगवाणी और त्रिलोचन, तो त्रिलोचन की माटी की बारात, ये दोनों इनकी रचना है। आठवां क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, ओज गुण का एक उदाहरण दीजिए और बिंब कितने प्रकार के होते हैं, अथवा वाले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर किस प्रकार से लिखना था आपको, यहाँ ये रहा। पहली बात करते हैं अपन इसका ओज गुण का उदाहरण, तो बुंदेले हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये आपका ओज गुण का एग्जाम्पल हो जाएगा। या अथवा वाले क्वेश्चन यदि आपको करना है तो आप अथवा वाला इस प्रकार से करना। देखिए, भाषा में बिंब के चार प्रकार होते हैं, पहला दृश्य बिंब, दूसरा श्रव्य बिंब, तीसरा विचार बिंब और चौथा भाव बिंब। ये चार उसके बिंब के प्रकार होते हैं। ठीक, नौवां क्वेश्चन देखिएगा, नौवां क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, ये रहा आपके सामने। विरोधाभास अलंकार को परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या फिर सौरठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ये समझाना है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना था। ये रहा नौवां क्वेश्चन का आंसर। जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण इस प्रकार से ये रहा, या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे ही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये इस प्रकार से आपको इसका एग्जाम्पल लिख देना था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, सौरठा छंद में प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं, सॉरी यहाँ 13 लिखना था, 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ 13 लिखा ना, वहाँ 13 लिखना था, मात्राएं होती हैं। इस छंद में प्रथम तथा तृतीय चरण के अंत में एक लघु स्वर होना आवश्यक है। ठीक, इस छंद में द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के आरंभ में जगड़ नहीं होता है, इस प्रकार से लिखना था। ये एग्जाम्पल आप सामने देख सकते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होए गगनायक गिरवर वदन, है ना, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गण सदन, इस प्रकार से। और ये आपको एग्जाम्पल पूरा लिख देना था। ठीक,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाना है, कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हो जाए। निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं दो निबंधक और निबंधकारों और उनके दो निबंधों के नाम, ठीक। या फिर इसका अथवा गद्य की विधाओं की प्रमुख और गौण विधाओं का वर्गीकरण करके लिखिए। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस प्रकार से लिखना था, आप देखिए। इसी का है ना ये, नहीं ये 10वां क्वेश्चन आपको समझाना है ना। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन का आंसर, आप देख सकते हैं। निबंध एक लिखित रचना है जो किसी विशेष विषय या घटना पर केंद्रित होती है, ठीक। और इसका उद्देश्य लेखक के विचारों और कल्पनाओं को व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना है। यह एक साहित्यिक रूप है जिसका प्रयोग अक्सर लेखक की रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच या क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये देखिए कश्मीर और कुसुम, ठीक। और प्रताप नारायण मिश्र जी का ये देखिए मूंछ। ये क्या है? दो निबंध है ना, इनके एक एक निबंध और निबंधाकार है। अथवा वाला जो गद्य की विधाएं कौन कौन सी हैं? तो गद्य की निम्नलिखित विधाएं हैं: नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी, एकांकी, आलोचना, है ना। तो ये गद्य की विधाएं हैं। गद्य की गौण विधाएं कौन कौन सी है? तो जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, चित्रकला, यात्रा वृंत, है ना, लघु कथा, रिपोर्टाज, साक्षात्कार पत्र, है ना, साहित्य और गद्य काव्य। ये क्या है? आपकी गद्य खंड की गौण विधाएं हैं। इस प्रकार अब अगला क्वेश्चन आपके सामने 11वां है। तो 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 11वें क्वेश्चन में लेखक जयनंद कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है ना। सीरीज का कालाबाजारी अवधूत क्यों कहा जाता है सीरीज को? तो इस प्रकार से आपको आप क्वेश्चनों के आंसर्स देखते जाइए थोड़ा। 11वां क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन यदि एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, या फिर वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। आगे देखिए 12वां के बाद 12वां क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन का आंसर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, अन्य विकल्प अनुचित है, अतः सही विकल्प यही है, ठीक। तो जो राइट आंसर आपका है 8 ही है, 8 प्रकार होते हैं। ये आपके सामने वो 8 प्रकार लिखे हुए हैं। और राजभाषा के बारे में पूछा गया, तो राजभाषा के बारे में उसी में अथवा में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यांशों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है और लोकोक्ति किसे कहते हैं उदाहरण लिखना है इसका। तो ये देख सकते हैं 13वें क्वेश्चन का आंसर। पहला आपको चेंज करना था इस प्रकार, वह भाग्यवान स्त्री है ना। और दूसरा चेंज करना था, अध्यापक कक्षा में आए और सब छात्र खड़े हो गए। इस प्रकार से आपको बना देना था। यदि आपको अथवा वाला बनाना है तो इस प्रकार से लिखना था। कैसे? यहाँ देखिए, ऐसा वाक्य या कथन अथवा युक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षिप्त में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सकती है, उसे ही हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखे हुए हैं, भागते भूत को लंगोटी भली, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये क्या है? आपकी लोकोक्तियां हैं, ठीक। 14वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए। 14वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखी है ना। और जूही कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, लिखिए।
तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिखना था। देखिए 14वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। ये यशोधर सिंह, जो यशोधर बाबू हैं, उनके चरित्र की विशेषताएं आपकी ये लिखी हुई हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है आपका जूही वाला, तो उसके लिए ये आपको इतना लिख सकते हैं, है ना। इसमें आप कम भी करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, जैसा आपको करना हो, है ना। तो ये भी आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और आंसर लिख के वीडियो को चालू करके अगला क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन में ये देखिए, 15वां क्वेश्चन है, कहानी लेखक की कोई 2 उद्देश्य लिखिए, है ना। प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब आपको एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाना है। कोशिश पर आपको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, सीधे आप आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। देखिए ये 15वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने यहाँ से है। यहाँ से आपको 15वें क्वेश्चन का आंसर चालू हो जाता है। और यहाँ ये यदि आपको ऊपर वाला लिखना है तो ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, और अथवा का लिखना है तो यहाँ पर ये प्रिंट माध्यम की सामग्री स्थायी होती है, इसी बार बार, है ना, बार बार जा सकता है। इस प्रकार से ये आपको लिख लेना है। फिर हरिवंश राय बच्चन के बारे में ये आपको परिचय पूछा गया है। तो 2 रचनाएं पूछी गई हैं। तो ये इतनी सारी रचनाएं, जो भी आप लिखना चाहें कोशिश कीजिएगा आपको सभी लिख लें, ताकि आप वार्षिक एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक, भाव पक्ष आपको इस प्रकार से लिखना है, और कला पक्ष आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद हजारी प्रसाद दुबे जी का जीवन परिचय पूछा गया है, तो वो आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ये लिखा हुआ है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को स्टॉप करके लिखते भी जा सकते हैं। 18वें क्वेश्चन में देखिए, सार संक्षेपण की निम्नलिखित विशेषताएं बतानी। सार संक्षेपण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो ये लिखी हुई हैं 5 में से आपको जितनी भी पूछी गई हो उतनी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप सब लिखें और इनको अच्छे से याद करके रखें, है ना, क्योंकि आपकी वार्षिक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 19वें का जरूर देख लीजिएगा। ये शीर्षक आपका दिया गया है, मनुष्य और प्रकृति का संबंध, ये दूसरे का आंसर है। मनुष्य उसकी पराजय और दुर्दशा को ठीक ठीक नहीं समझ सका। विकास के क्रम में मनुष्य ने प्रकृति पर अपनी इच्छा को आरोपित कर रखा है ना, इस प्रकार से ये। फिर 20वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक आरोग्य के शीर्षक, संकट की जगह शीर्षक लिखना था, शीर्षक कवितावली की उत्तरकांड से ली गई है ना, इसके रचयिता तुलसीदास जी है। इस प्रकार से आपको लिख देना था। प्रसंग में क्या लिखना है, प्रस्तुत सवैया छंद में राम भक्त तुलसीदास जी ने राम के प्रति, भगवान जो राम है, भगवान राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। ठीक, इस प्रकार से फिर यहाँ से आपकी व्याख्या चालू हो जाएगी, तो ये आप लिख सकते हैं। हाँ, फिर काव्य सौंदर्य भी आपको इसका लिखना पड़ता है, तो ये इस प्रकार से लिखना है। तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को प्रदर्शित किया है, अनन्य भक्ति भाव का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार से कहाँ इस प्रकार से कि जो शब्द आए हुए हैं उसमें अनुप्रास अलंकार है, सभी छंद का यूज किया गया है, और भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। इस प्रकार से लिख देना था। 21वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए ऐसा लिखना था। तो फिर आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये नगर पालिका में आपकी साफ सफाई के लिए, है ना, नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन लिखना था। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट ऐसा लिख देना था आपको। आगे क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन में साहित्य और समाज पर निबंध, है ना। तो निबंध कैसे लिखना था, देखिए पहले रूपरेखा लिख देनी थी इसकी। प्रस्तावना, साहित्य क्या है, समाज क्या है, साहित्य
पर समाज का प्रभाव, समाज पर साहित्य का प्रभाव, साहित्य और समाज में संबंध और उपसंहार। इस प्रकार से ये 7 पॉइंट है और 7 पॉइंट को ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं और वार्षिक एग्जाम में ये आ भी सकता है। ठीक, तो ये रहा इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने समस्त क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ सकें और अपने पेपर में अच्छे से लिख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।